हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जैसा कि हम पढ़ रहे थे और इसका लेक्चर 2 करने वाले। थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में जान लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था कि ब्लड के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो हमने जब प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, परसेंटेज पढ़ लिया था, नॉर्मल जो उसकी सारी डिटेल्स होती हैं वो पढ़ ली थी। और उसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करी थी हमने कि ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है जैसे कि WBC है, RBC है एंड आपकी प्लेटलेट्स है, तो उसी फॉर्म्ड एलिमेंट को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा समराइज किया गया है फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आज हम पढ़ेंगे क्या, इरिथ्रोसाइट जिसको कि हम बोलते हैं RBC। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 विच इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड फॉर इरिथ्रोसाइट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट, व्हाट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट? देखो, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट जिनको हम WBC भी बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। जितनी भी हमारी RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको हम कलेक्टिवली फॉर्म्ड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, नाउ इरिथ्रोसाइट विच इज RBC, इरिथ्रो मीन्स रेड जो कि रेड कलर दे रही हैं, तो इरिथ्रोसाइट दैट मीन्स कि RBC। नंबर ऑफ RBC की बात करें कि नंबर ऑफ RBC ह्यूमंस में क्या है, ब्लड में क्या होती है, तो नंबर ऑफ RBC जो है आपकी 5.5 mm मिलियन पर mm³ मिलेंगी आपकी पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये डेटा जो है ये हमें याद रखने हैं क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन ही नीट में आते हैं आपके। फिर RBC को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो क्या पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंड इज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब देखो यहाँ पे बात की गई है RBC काउंट के बारे में। RBC काउंट, अब ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एयर का जो है ना प्रेशर बनने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो RBC का काउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा RBC का काउंट बढ़ेगा उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। जैसे कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो हमें जो लोग ज़्यादातर हिल स्टेशन पे रहते हैं, हिल वाले एरिया में रहते हैं, उनमें क्या होता है RBC काउंट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की तरफ क्या होता है एयर जो दबाव बनने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एयर से बाउंडिंग ऑक्सीजन से बाउंड हो, इसके लिए जो है RBC का काउंट ऐसे पर्सन में बढ़ जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसी तरह से अगर कोई बंदा क्या होता है एनेमिक हो जाए, उसके RBC, तो क्या होगा उसके जो RBC काउंट है वो डिक्रीज होने लगते हैं, RBC काउंट कम होने लगता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ये नीट के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया एंड इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब हम बात कर लें कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई RBC है, RB के पास हीमोग्लोबिन है, पर ये है क्या? देखो पहले तो अमाउंट ऑफ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, आपके पर 100 ऑफ ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में आपका इतना RBC जो आपका इतना हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। एवरेज वैल्यू की बात करें तो NCERT में 15 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड दिए हुआ। ठीक है, फिर हम बात करें कि RBC क्या करती, RBC कंटेन करती कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करती, तो ईच RBC की बात करें, अगर हम एक RBC की बात करें तो एक RBC कंटेंट करती है 280 मिलियन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आध मॉलिक्यूल्स नहीं होते बेटा हीमोग्लोबिन के, ईच RBC कंटेन 280 मिलियन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। सोचो कितना सारा हीमोग्लोबिन काउंट होता होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया कि कितना हीमोग्लोबिन जो है अमाउंट होता है एंड ईच RBC कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। ठीक है,
साइज की बात करें, हम बात करें कि आरबीसी का साइज क्या है, तो 7.5 माइक्रोमीटर से लेके 2.0 माइक्रोमीटर। मीन्स कि अगर आपकी आरबीसी कुछ इस तरह से है ना, बाइकॉन्केव है, तो ये वाला जो एरिया हो गया, दिस इज 7.5 माइक्रोमीटर। थिकनेस की बात करें तो दिस इज 2.0 माइक्रोमीटर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद करनी है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डेटाबेस साइज को लेके कि थिकनेस कितनी होती है, तो याद रखना है 2.0 माइक्रोमीटर, एंड जो एवरेज उसके पूरा जो लेंथ है वो है आपकी 7.5 माइक्रोमीटर। शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप जो होता है बाइकॉन्वेव। बाइकॉन्केव का मतलब राउंड है और बीच से धंसा हुआ, राउंड है और बीच से धंसा हुआ। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ये बाइकॉन्केव होगी तो इसको इंक्रीज मिल जाएगा, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड होगा और वो ऑक्सीजन से बाउंड करने में आपकी हेल्प करेगा। नो न्यूक्लियस, देखो क्वेश्चन आ जाता है आरबीसी के बारे में, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि ई न्यूक्लिएटेड होता है, मीन्स उसने अपना जो न्यूक्लियस है वो थूक दिया होता है, तो वो होता है आपका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखना, कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब बात आती है कि मैम सेल है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो रिस्पिरेशन किस तरह की करेगा, तो वो रिस्पिरेशन करेगा एनएरोबिक टाइप की रिस्पिरेशन करेगा। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था तो बहुत से ऐसे सेल्स थी, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट था, क्योंकि उस समय एयर में इतनी ज़्यादा क्या था कि ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो एरोबिक की तो बात ही नहीं कर सकते हम। अब एनएरोबिक कंडीशन थी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रहा था ना, एनारोबिक रिएक्शन तो हो ही रही थी। भाई एनारोबिक रिएक्शन क्यों होती है? सीधी सी बात है कि कोई भी फूड रिच कंपाउंड है उसको ब्रेक करके हमें एटीपी बनानी है, तो आरबीसी को भी तो भैया एटीपी चाहिए। भाई ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, बाइंडिंग का काम कर रही है, इधर से उधर चीज़ों को ले जा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो इसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो एनारोबिक टाइप की रिएक्शन होती है, और 2 एटीपी बनते। याद है वो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस, जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस कहाँ है, लोकेशन क्या है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वहाँ पे जैसे ग्लूकोज मिला इसको, इसने एरोबिक रिएक्शन करी और वहाँ पे 2 एटीपी मिलते हैं, तो वो ये जो 2 एटीपी है बेटा वो इसके लिए संजीवनी का काम करते हैं, और इन्हीं 2 एटीपी की मदद से ये अपना ट्रांसपोर्ट का भी काम कर लेती है, बाइंडिंग पे भी काम कर लेती है। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरह की होगी? कैटाबॉलिक टाइप की मैकेनिज्म होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि कैटाबॉलिक क्या है? बड़ी बड़ी चीज़ों को ब्रेक करके छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ना और एनर्जी को बनाना, तो दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है, नीट में दिया है कि मोस्ट ऑफ आरबीसी हैव न्यूक्लियस, तो जैसे कि हम बात करें कुछ मैमल्स में, कैमल की बात कर ले, कैमल के पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी है बेटा। क्यों? देखो जो आपका कैमल है उसको मोस्टली क्या है, ड्रॉट एरिया में रहना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास जो उसकी आरबीसी का शेप है वो बाइकॉन्केव नहीं है, ओवल शेप है, ओवल शेप है, और उसके पास न्यूक्लियस है। इसका रीज़न ये है, इसका बेनिफिट मिलता है कैमल को कि देखो अगर ओवल शेप होगा तो उसका जो फ्लो होगा ब्लड में वो तेजी से पिनिट्रेट कर जाएगी, क्योंकि जब ड्रॉट वाली कंडीशन होगी भैया थिकनेस हो जाएगी, ब्लड में डाइल्यूट नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, ओवल शेप आरबीसी होगी तो उसको पिनिट्रेट करने में आसानी रहती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या काम होता है कि जब पानी की कमी हो जाए, कैमल को पानी की कमी हो जाती है, तो ये जो आरबीसी होती हैं न्यूक्लियस की वजह से ये अपने आप को 300 टाइम जो है वो अपने आप को फैला सकती हैं। इसीलिए ऑप्शन में अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक कैमल में आपका बाइकॉन्केव जो होती है वो आरबीसी नहीं होती है, ओवल शेप होती है एंड न्यूक्लिएटेड होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करें कि भैया बाकी में क्यों न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आरबीसी को हम न्यूक्लियस दे दें, क्योंकि न्यूक्लियस होता है जब बिगिनिंग होती है आरबीसी, जब
बन रही होती है तब उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, बट टिल देन मेच्योरिटी इसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होने लगता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि भैया सीधी सी बात है कि अब इसका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करना। अब अगर न्यूक्लियस इसके अंदर पड़ा रहेगा तो भैया सारे ऑक्सीजन तो यही खा जाएगा, सारी ऑक्सीजन ये खा जाएगा, फिर इसको मेंटेन करो। कोई और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होगा तो वो कहेगा मुझे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, मुझे मेंटेनेंस करो। तो इन दोनों को मेंटेन ना करना पड़े, इसीलिए आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ई न्यूक्लिएट हो जाती है। लेकिन अगर बेबी आरबीसी की बात करें, छोटे आरबीसी की बात करें बेटा, तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एनारोबिक टाइप का रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी बना लेती है बेटा, 2 एटीपी, और ये 2 एटीपी ही उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को जैसे कि कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, बाइंडिंग करना है, कहाँ से आएगा, एनर्जी के बिना तो मूव नहीं करेगी ना, तो उसमें हेल्प करती है। कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट मीन्स कि बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ तोड़ के एनर्जी को बनाना। एनाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक में क्या होता है, किसी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप जोड़ के बड़ी चीज़ को बना लेना, तो ये एनर्जी जो है कंज्यूमिंग स्टेप होता है, कैटाबॉलिक मैकेनिज्म होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कैमल वाला फंडा याद रखना कि उसके पास बेटा न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस गायब मत करना, ठीक है। वो हेल्प करता है उसको ड्रॉट कंडीशन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि हम बात कर रहे थे कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, तो भैया हीमोग्लोबिन के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है हीम, एक है ग्लोबिन, ठीक है। हीम जिसका परसेंटेज 4% है और इसके 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लोबिन का परसेंट, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है एक तरह का, इसका परसेंट 96% होता है और इसके भी 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसके जो ग्लोबुलिन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, ये इसके पास भी 2 अल्फा ग्लोबुलिन एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन, जिसको हम बोलते हैं 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। यही 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन, हीम 4% और 4 मॉलिक्यूल ईच। एक हीमोग्लोबिन की बात हो रही है बेटा, एक, समझ रहे हो। ग्लोबिन 96%, 4 मॉलिक्यूल, 2 अल्फा 2 बीटा, बाइंडिंग काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्टोपोएसिस। आरबीसी के बनने का जो टर्म्स होता है, रट लेना, इसको बोलते हैं इरेक्टोपोएसिस। अब बेटा देखो क्या होता है, जब हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब आरबीसी कहाँ बनती है। भाई आरबीसी की तो जरूरत अभी शुरू से पड़ जाती है, तब आरबीसी कहाँ बनती, इन एम्ब्रियोनिक फेज। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो इन एम्ब्रियोनिक फेज ये बनता है योक सेक में, योक सेक होता है ना, उसमें बनता है। फिर वहां से ये माइग्रेट होता है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगती है, जब ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, तब ये लीवर और स्प्लीन में बनना शुरू होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन इन आपका क्या है, एम्ब्रियोनिक फेज में योक सेक में होता है, फिर वहां से माइग्रेट होने लगती है, फिर वहां पे लीवर और स्प्लीन की जो सेल है वो आरबीसी बनाने लगती हैं। इसी तरह से धीमे धीमे जब आप एडल्ट फॉर्म में होते हो तब हमारी जो रेड बोन मैरो होती है, तब वहां पे रेड ब्लड सेल यहां बनने लगती है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन नीट में बेटा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आएंगे। रॉ मटेरियल की बात करें, आरबीसी के पास कुछ रॉ मटेरियल है। क्या रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या क्या भैया, फैक्ट्री है ना भाई, ये तो फेरिक है, ठीक है, एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन है। सेकेंड है, इसका मैचुरेशन अगर हमें स्टिमुलेट करना हो, बढ़ाना हो आरबीसी का, तो कैसे बढ़ाएंगे भैया, सीधी सी बात है, विटामिन B12 ले लो एंड फॉलिक एसिड ले लो, आरबीसी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि रेड बोन मैरो का हेड है, ठीक है, कुछ इस तरह का, इसके अंदर है बेटा जादू की सेल। जादू की सेल क्या होती है, स्टेम सेल।
स्टेम सेल जादू की सेल बेटा इसलिए हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है कि किसी भी सेल को बना सकती हैं, किसी टिश्यू को डेवलप कराना हो, उस टिश्यू से ऑर्गन को बनाना हो। बेटा इसका बहुत 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 कहते हैं ना, आज के टाइम में स्टेम सेल वरदान है। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन होने लगा है आजकल, ठीक है। स्टेम सेल का काम ये क्या है कि कहीं पे कोई नई सेल बनानी हो तो ये तुरंत बना देती है। कहीं कोई टिश्यू डैमेज हो रहा हो, टिश्यू बना देंगी। यहाँ तक कि ऑर्गन बनाने के लिए भी स्टेम सेल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसका बहुत इस समय रिसर्च के फील्ड में स्टेम सेल का बहुत ज़्यादा योगदान है। किसी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए बेटा ये वरदान है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट स्टेम सेल क्या होती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी दूसरे टाइप की सेल को बनाने में, इसीलिए हम स्टेम सेल को बोलते हैं जादू की सेल। अब ये जादू की सेल क्या करती हैं बेटा, ये बनाती हैं क्या, ये आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये डब्ल्यूबीसी बना लेती हैं और यही प्लेटलेट्स बना लेती हैं। तो अगर क्वेश्चन आए बोन मैरो में क्या कौन सी जो सेल हैं जो कि बनाती हैं क्या आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बना लेती है, तो उन सेल्स का नाम है स्टेम सेल, ठीक है। 2-3 टर्म और सुन लो। एक कि आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने टाइम की है। आरबीसी जो है उसका जो जीवन काल होता है, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, इज 120 डेज, ठीक है। 120 डेज के बाद ये जो आरबीसी होती है इनमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं इनकी स्किन के ऊपर, और जैसे ही ये श्रिंक होने लगती है इनकी स्किन, तो ये क्या करती हैं, जो स्प्लीन है, लीवर है, जिनको कि हम बोल सकते हैं, अगर आप पूछे कोई तो वहाँ पे स्प्लीन और जो लीवर है, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको हमेशा से उनको ये पढ़ने को मिला है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो है, मतलब कि आरबीसी का कब्रगाह, मतलब जो आरबीसी मरती है ना तो स्प्लीन के अंदर चली जाती है, और स्प्लीन के अंदर बैठे हैं जल्लाद जिनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे मार मार के फैगोसाइटोसिस कर करके आरबीसी को खत्म कर देते हैं। लेकिन सिर्फ स्प्लीन ही नहीं, लीवर सेल में भी इनको ये खत्म होती हैं। तो लीवर और स्प्लीन दोनों में ही जो है आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा, इनका जो खत्म होने का फंडा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो याद रखना, 120 दिन जो होता है इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद इनके सरफेस पे श्रिंकिंग होने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, बेचारी झुर्रियाँ पड़ रही है, मत बूढ़ी हो रही है। तो ये क्या करती है, स्प्लीन में एंटर कर जाती हैं या लीवर सेल में, वहाँ पे मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, तो इनको ये खत्म कर देते हैं। अब बात आती है कि कैसे होता होगा ये भैया, सीधी सी बात है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो डिग्रेड कर जाता है हीम में एंड ग्लोबुलिन में। हीम टूट जाता है, बाइलोरिन, बायरविडीन एंड बाइल और फीजेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और आयरन में टूटता है, तो आयरन क्या करता है, आपको स्टोरेज में काम आता है, इंजरी में कहीं है तो वहाँ काम हो जाता है, यूज हो जाता है। और जो ग्लोबुलिन है वो क्या करता है, कई सारे जो उसमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अमीनो एसिड एज अ स्टोर रहते हैं हमारी बॉडी में, काम करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, यहाँ वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है, इसके टूटने का फंडा कुछ नहीं, हीम और ग्लोबिन टूट के अलग हो जाते हैं। हीम बाइल एंड आयरन में टूट जाता है, और ग्लोबुलिन जो है वो आपका क्या करता है, प्रोटीन में टूट जाता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो लेक्चर 2 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमने इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ा। लेक्चर 3 जल्दी ही लाएंगे, इस बार लेट हो गया बेटा। लेक्चर 3 जो हम करेंगे वो डब्ल्यूबीसी का करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।